तो चलिए, अपने पास लगा हुआ हेडिंग ट्रांसफार्मर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं या ट्रांसफार्मर के क्या कार्य होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो होने वाली घटनाएं होती है किस सिद्धांत पर काम करती है, इसमें क्या क्या लगा होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके बारी बारी से कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है या किसके लिए लागू होता है। तो आप कहेंगे कि सर जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये केवल और केवल एसी करंट के लिए अप्लाई होता है, अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? अब प्रत्यावर्ती धारा का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है? तो आप कहेंगे जो इसका सिंबल होता है इस प्रकार से होता है। सही बात या गलत बात? सही है। तो एसी करंट के लिए ही केवल ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का प्रयास करता है। या तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा या तो ये वोल्टेज को घटा देगा। क्या बात समझ में आ रही है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ा देगा या घटा देगा। किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या है? निकटवर्ती दो कुंडली में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये दो प्रकार से वोल्टेज को बढ़ाएगा घटाएगा। तो कितने टाइप्स के हो गए ट्रांसफार्मर? दो टाइप्स के हो गए। तो दो टाइप्स कौन कौन से होंगे? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और एक होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप बोले तो इसका मतलब क्या होगा? ये वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और स्टेप डाउन बोले तो ये वोल्टेज को घटा देगा। एक वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है और एक वोल्टेज को घटाने का। इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं और इसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये कभी भी पावर का लॉस नहीं करता है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो आइडियल तो होते नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए आप सभी लोग जानते हैं किसी भी उपकरण को कोई भी काम करवाओगे तो क्या हुआ, एनर्जी लॉस करेगी या नहीं करेगी? कुछ तो करेगी ना। तो 100% नहीं होता है, लेकिन एक पैमाना मान के चलते हैं कि आइडियल हो 100% तब दे, तब ऐसा क्या होगा? ऐसा होता नहीं कभी व्यवहारिक जीवन में आज तक बना है कभी भी ट्रांसफार्मर जो 100% काम करे। ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर अपने पास है और ये इसकी कोर है। कोर का मतलब बोले तो ये नर्म लोहे की होती है। क्यों लगाया जाता है? क्यों होता है ये? इसका वजह अभी आपको मिल जाएगा कि मैग्नेटाइज हो जाएगी। एसी करंट का ये प्राइमरी कॉइल है और ये एसी करंट का सेकेंडरी कॉइल है। ये एसी करंट का क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। यहां पर हमने ये सेकेंडरी कॉइल बना दिया। एसी दे रहे थे, क्या डीसी मिलेगा क्या? नो सर। यहाँ पे ट्रांसफार्मर केवल और केवल किस पे काम करता है? एसी करंट के लिए। एसी देंगे तो एसी ही मिलेगा केवल और केवल। सही है। एसी करंट का मैंने यहाँ सिंबल भी बनाया है, फिर से यहाँ भी दे रहे हैं और यहाँ भी दे रहे हैं कि अपने पास एसी ही मिलने वाला है। सही है। और यह है इनपुट, इसे हम लोग प्राइमरी बोलेंगे, प्राथमिक कुंडली, और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कुंडली। सही बात है। इसे इनपुट बोलेंगे। यहां पर हम लोग क्या दे रहे हैं? इनपुट। और यहां पे क्या मिल रहा है अपने पास? यहां पे मिल रहा है अपने पास आउटपुट। यहां निवेशी दे रहे हैं, यहां निर्गत हो रही है। चुंबकीय फ्लक्स निकल रही है। चुंबकीय फ्लक्स कहीं दूर न जाए। ये जब ये आयरन कोर सॉफ्ट रहेगा तो यह मैग्नेटाइज होगा, चुंबकत्व तो बन जाएगी जब इसमें करंट फ्लो होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी इस के माध्यम से यह केवल राउंड घूमेगा। तो राउंड घुमाने के लिए ही नर्म लोहे की पत्तियों को यूज किया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं इसे बाहर न जाए। सही है। जो नर्म लोहे की पत्तियां लगाई जाती है बिल्कुल सटा के लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है इसका भी वजह पूछा जा सकता है।
और जरा सा गैपिंग होगा तो जो गैपिंग हो रहा है वहां वार्निश का प्रयोग किया जाता है। गैपिंग होगा तो समझो कि ये हीट होगा ट्रांसफार्मर, फिर और ट्रांसफार्मर हीट होगा तो फिर जलने का संभावना बढ़ जाएगा। तो क्यों गैपिंग होने की वजह से क्या है, क्यों हीट होता है? क्योंकि वहां पर जहां पे गैपिंग होगा वहां पर एक नया करंट जनरेट हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एडी करंट। मान लेते हैं कि ये प्राथमिक कुंडली है और ये क्या है, सेकेंडरी कुंडली है। सही है। प्राथमिक कुंडली में जो ये टर्न्स लपेटे गए हैं तारों के फेरों की संख्या मान लेते हो कितना है, N-P। क्या सही बात है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल N-P एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल N-S। ओके। और दूसरी बात करें, इसमें जो करंट जनरेट हो रही है, इसमें जो करंट सेंड किया जा रहा है, जो करंट जा रही है ऐसी, उस करंट को हम बोल रहे हैं IP। और इसमें जो करंट जा निकल रही है वो बोल रहे हैं IS। फिर इसके बाद इसमें जो विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, वो मान ले रहे हैं को कितना है। जो प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज है वो मान ले रहे हैं कितना है, EP है। और जो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है वो कितना है, E से कंफ्यूज मत हो जाना, V से वोल्टेज होता है और E से भी वोल्टेज होता है। E क्या होता है, जब वोल्टेज का खपत नहीं होता है, कोई इसमें सर्किट नहीं लगा है, कोई कुछ अलग से उपकरण नहीं लगा है जहां से एनर्जी लॉस हो, तो ऐसे जो वोल्टेज उत्पन्न होती है ऐसे वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, E से सिंबल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बोलते हैं। फिर ठीक है, अगर हम यही बल्ब जोड़ दें, कुछ जलाना शुरू कर दे, तभी E ना बोल के हम लोग एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तब वहां पे बोलना शुरू कर देंगे वोल्टेज। वोल्टेज ए भी है, वोल्टेज ओ भी है, लेकिन थोड़ा सा भाषा क्या है, परिवर्तन है हल्का सा। तो यहां तक जो टर्म यूज किए गए हैं, इस टर्म में बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फैराडे साहब का नियम जानते होंगे, आप फैराडे साहब का नियम जानते होंगे। इन फैराडे साहब के नियम को अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट अपने पास मिलकर आता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, फैराडे का नियम आप लोगों को पता होगा, E बराबर क्या होता है, -d∅/dt। यही होता है, दूसरा होता है। अगर ये केवल एक फेरो के लिए था, नंबर ऑफ टर्न्स अगर फेरो की संख्या बढ़ा दिया जाए, इसमें कितने टर्न्स है ये नहीं पता है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात जो अपने पास फैराडे जी का नियम आया था, E बराबर -n सही है, ये फैराडे का नियम था। सही है। अब इन्हीं नियम पर हम प्राथमिक कुंडली के लिए और सेकेंडरी कुंडली के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपने पास दो रिजल्ट मिलेगा और दो रिजल्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कभी भी एक रिजल्ट से कंपेयर नहीं किया जाता है, तो दो रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों रिजल्ट से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमें कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है, और जो मिलेगा उसको हम लोग कुछ करेंगे। जो कुछ मिलेगा उससे कुछ करेंगे, कुछ आइडिया निकालेंगे, कुछ लॉजिक निकालेंगे, कुछ तर्क निकालेंगे, इससे ये चीज होती है। फार्मूला अप्लाई क्या कर रहे हैं कि जब किसी कुंडली के प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा सेंड किया जा रहा है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर धारा जो है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, एक बार करंट इस दिशा में जाएगी, एक बार करंट क्या होगा, इस दिशा में जाएगी, क्योंकि ये एसी करंट है। एसी करंट जो होता है डायरेक्शन अपनी बदलती है, एक बार ऐसे जाएगी तो एक बार ऐसे। क्या ये परिवर्ती है या नहीं है? ए भाई इधर जाओ क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे धारा वेरिएबल है। धारा वेरिएबल होने की वजह से क्या ये चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, परिवर्ती होगा या नहीं होगा? परिवर्ती होगा, इसमें भी कोई शक नहीं होगा। जितना इधर से जाएगा फिर उधर से इस राउंड में जाएगा, फिर उधर राउंड जाएगा। ऐसे करने से अगले वाली कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स इससे पासिंग होगा वही चुंबकीय फ्लक्स इससे भी पासिंग होगा। थोड़ा लॉस तो जरूर होता है, नियर अबाउट 100% मान के चलते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से ये पूरे के पूरे चुंबकीय फ्लक्स जो जा रहे हैं यहां से, वही यहां से भी जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हम जो फार्मूले में लिखेंगे, पहले के लिए भी d∅/dt का यूज करेंगे, दूसरे के लिए भी d∅/dt, क्योंकि वही चुंबकीय फ्लक्स है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो इसमें है वही इसमें है। तो देखिए यहां पर हम लिखे अप्लाई द फैराडे। प्राथमिक कुंडली के लिए क्या लिखेंगे, EP इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एन पी इंटू डी फाई अपान डी टी। क्लियर? इक्वेशन नंबर। और सेकेंडरी कुंडली के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डी फाई अपान डी टी। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन नंबर। आप लोगों को पता है कि जब भी कंपेयर किया जाता है तो हमेशा आउटपुट अपान इनपुट किया जाता है। आउटपुट मतलब कितना मिल रहा है रिजल्ट। जैसे आपका हमने एक सवाल बताया था आपको कि अगर ये आपका टेस्ट हो रहा है, अगर ये 100 मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स किधर होगा, ये अपने पास इनपुट हो गया। इनपुट हमेशा डाउन होती है क्योंकि इसी से कंपेयर किया जाता है, इसी से तुलना किया जाता है। और कितना पाया आपने, मान लिया कि आपने 90 पाया, तो क्या आपकी क्षमता 100% है? नहीं है, आपकी क्षमता 100% नहीं है। अगर आपने 100 को 100 ला दिया तो 100% है, तब आपकी क्षमता है। तो हमेशा जो कंपेयर किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। चेक कर लो, क्या ये आउटपुट है इधर वाला, और इधर वाला क्या है, इनपुट है। तो रेशियो बताओ किसका किसका लेंगे। ऐसा मत करना कि सर इसने इतना बटा इतना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंपेयर सही नहीं कर पाएंगे तब। ठीक है ना? कंपेयर हमेशा बताओ किससे किया जाता है, आउटपुट अपान इनपुट से किया जाता है। तो बच्चा लोग यहाँ बताओ कितना हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट ई एस अपान ई पी इक्वल टू माइनस एन एस इंटू डी फाई अपान डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एन पी अपान इंटू डी फाई अपान डी टी। इधर ए वैल्यू क्या हो गया, कैंसल हो गया, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो ई एस अपान ई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एस अपान एन पी निकल के चला आया। एन एस ई एस अपान ई पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। और ये ट्रांसफार्मर के लिए बहुत खतरनाक लॉजिक निकल के आएगा यहाँ से, बहुत ही खतरनाक लॉजिक निकल कर आएगा यहाँ से। और इस चीज को समझने का प्रयास करिए आप। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में अब आ गया। कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर इधर 1 वोल्टेज के दिया तो मुझे यहां 10 वोल्टेज करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, फेरों की संख्या कितना बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये भी तो पता होना चाहिए कि यहां 2 वोल्टेज का है तो यहां पर कितना टर्न्स लपेटे कि यहां पर 20 वोल्टेज मिल जाए, या 5 वोल्टेज मिल जाए। 2 वोल्टेज दिया, 5 वोल्टेज कैसे मिलेगा, समझो आप, समझो। यहां पे एक रिजल्ट देखो यहां से मिल रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्राथमिक सेकेंडरी कॉइल में देखो कहां पे बढ़ रहा है, सेकेंडरी कॉइल का अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो रहे हैं। और नीचे देखो, इसको पलटी मार दोगे तो भी, अब नीचे देखो क्या हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने पास अगर जहां वोल्टेज बढ़ाना होगा तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न, हाँ या ना। वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न, मतलब इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ई इसे क्यों लिखा, अब चाहे प्राइमरी की बात करो चाहे सेकेंडरी की बात करो, सबके लिए लागू ना होगा। अगर आप यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं तो क्या इधर घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। और इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर घटेगा ऑटोमेटिक, एक तो कम करना ही पड़ेगा। तो यहां से जो जबरदस्त लॉजिक निकल कर आया कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज बढ़ाना चाहेंगे तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अब सबसे बड़ा नोटिस ये रहेगा कि जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, मान ले कि इसमें 100 फेरा कर दे रहे हैं, इसमें 20 फेरा है, इसमें 100 फेरा कर दे रहे हैं और इसमें 20 फेरा है, क्या इनकी एरिया अलग अलग हो जाएगी, नहीं, एरिया कभी भी अलग नहीं होगी। एरिया अलग अलग हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी आपकी। एरिया मतलब जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका, मतलब कहने का मतलब इतनी मोटी तार है, तुम चाहे इसको पतला में लपेटो और चाहे तो मोटे में लपेटो, लेकिन एरिया इतना ही होना चाहिए,
एरिया ना कम होना चाहिए, जो तार आप लपेट रहे हैं उसका जो एरिया होगा लपेटने का एरिया ना तो इसका ज्यादा होना चाहिए ना तो इसका, चाहे आप इसमें कितनों फेरा लपेटिए चाहे इसमें कितनों फेरा आप लपेटिए, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन एरिया वही होना चाहिए। जैसे हम कह दें एक गोली लिया है आपने, सही है, और उसे 50 टुकड़ों में आपने तोड़ दिया है, इस 50 टुकड़े का एरिया क्या इस एक एरिया के बराबर होगा? नहीं। क्या बराबर होगा सर? भी बराबर होगा और इसका भी बराबर होगा। लेकिन अपने को यहां पे क्या करना है? एरिया इक्वल रखना है। यहां पर एरिया जो होगा इस तार के फेरों की संख्या जो आपने लपेटा है, यहां पे जो लपेटने का एरिया होगा वह एरिया इस एरिया के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इस अगर ये चीज समझ पाए होंगे तो आप ना समझ पाएंगे करंट, क्योंकि वोल्टेज को चलने के लिए तारों की जरूरत नहीं होती है। वो कहेंगे अब सर बिना तारों के लेके जाए कहां हो जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई साहब, मतलब ये वायर जो जा रही है ना, ये जो वायर जा रही है ये डिपेंड करती है करंट के ऊपर, करंट के ऊपर डिपेंड करती है कितनी मोटी वायर हो गई है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये वोल्टेज को आप बढ़ाइए घटाइए कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा हम और बातें बताएं कि अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो क्या जो प्राइमरी कॉइल का पावर होगा क्या वो सेकेंडरी कॉइल के पावर के बराबर होगा क्या? जितना आप इनपुट पावर देंगे उतना ही आउटपुट पावर मिलता है। कभी भी पावर न ज्यादा होता है न कम होता है। क्यों? जानते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर VI होता है। क्या होता है? P बराबर VI होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आएगा। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि P पावर है प्राथमिक के लिए और यहां पर पावर है सेकेंडरी के लिए, ये सेकेंडरी के लिए है, इसका भी VI होगा। तो मान लीजिए कि यहां पर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो यहाँ वोल्टेज क्या, धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। धारा गमन क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करोगे, यहाँ जो मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों सेम आएगा। ये दोनों जैसे हम कहें 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3, बोलो कितना आएगा? यहाँ पर बोले ये चीज और ये देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है? मान ले रहा है कि ये वोल्टेज और ये करंट है और ये वोल्टेज और ये क्या है? वोल्टेज और ये करंट है। देखो यहाँ वोल्टेज करंट, समझ में आ रहा है? दोनों का आंसर कितना आएगा? 15। मतलब कभी भी ये कम बेसी नहीं होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ये आपस में कम बेसी हो जाएंगे, V और I कम बेसी हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाइकेशन करने पर जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा वही रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। अर्थात पावर हमेशा और हमेशा इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा। ये कब होगा? जब ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। तो नहीं तो आप लोग जानते हैं कि जितना इनपुट देंगे लॉस तो होगा ना, कुछ तो हीट जाएगा कि नहीं जाएगा, उतना थोड़ी ना मिलेगा पूरा, हाँ? लेकिन आइडियल मान के चल रहे हैं। तो देखिए क्या निकल कर आएगा। तो प्राथमिक के लिए कितना हो जाएगा बच्चा लोग? P बराबर VI, तो EP I इक्वल टू ES IS। P बराबर VI, V के स्थान पे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूज करिएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा कंपेयर किससे किया जाता है? सेकेंडरी से। तो आउटपुट बताओ कितना है? ES अपान EP। तो और ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो ES अपान EP इक्वल टू कितना हो जाएगा? IP अपान IS। एक रिजल्ट यहां से मिलेगा और इस रिजल्ट से बहुत खतरनाक लॉजिक निकलेगा कि अगर आपने सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ाया तो समझो प्राथमिक का जो होगा वो वोल्टेज करंट का मान बढ़ जाएगा। अब यहां देखो इसका रिलेशन, या सीधा सीधा लेना चाह रहे तो सीधा सीधा ले लो। तो बताओ सेकेंडरी कॉइल का अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो प्राथमिक कुंडली का क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रहा है। और अगर सेकेंडरी कॉइल का आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल का करंट क्या हो रहा है? तो हम लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने पास निकल कर आया है।
हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है, जो वोल्टेज होता है, वो धारा के क्या होता है, विद्युत प्रमाणुपाती होता है। आ रहा है? अब हम यहाँ से सवाल पूछना शुरू करें, लॉजिकल सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। क्या ये ट्रांसफार्मर डीसी के लिए भी अप्लाई होता है? नो सर। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ धारा वेरिएबल नहीं होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। क्लियर हो गया? दूसरी सवाल कि हम ये बता रहे थे कि जो ये करंट, जो अपने पास ये वोल्टेज होता है, ये वायर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर। करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, वायर उतना ही मोटा होता जाएगा। वायर उतना ही मोटा होता जाएगा। इसलिए जो एनर्जी लॉस होती है वो करंट की वजह से लॉस होती है, बस वोल्टेज की वजह से नहीं। किसकी वजह से? करंट की वजह से। गर्मी के दिन में देखते होंगे वोल्टेज डाउन हो जाता है साला, वोल्टेज डाउन हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, एनर्जी खपत हो जाती है साला। क्या मेरे भाई साहब, अरे समझ में आ रहा है कुछ हो कि नहीं आ रहा है? करंट का मान अगर बढ़ गया तो समझो कि वायर क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, पक्का 100%। और आप लोग देखते होंगे कि जो वोल्टेज जितना ज्यादा हम कर देंगे, करंट का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस फार्मूले से भी हमें पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? सही है। तो करंट को हम घटा देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के हम ट्रांसमिट करते हैं कि एनर्जी लॉस कम हो। एनर्जी लॉस कब होगा? जब वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा। इसलिए जब पावर हाउस से आप लोग देखे होंगे, जहां पे पावर प्लांट होता है, वहां पे जो ये बनती है, कि मान लेते हैं कि ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, तो ये जो पावर जहां से बनती है उसको पावर प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगेगा, वो जरा बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा? कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा? स्टेप अप लगा होगा या स्टेप डाउन लगा होगा? स्टेप अप लगा होगा। क्यों लगा होगा ये बता दो। क्योंकि एनर्जी लॉस कम हो, वहां से एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगा तो अपने घरों में पहुंचते एनर्जी तो बचेगा, बहुत कम मिलेगा और हम रोएंगे, कहेंगे हमारा ये उपकरण नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा है। एनर्जी को बचाने के लिए वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और करंट को कम कर देते हैं। इसलिए आप देखते होंगे 55 केवी का लगा रहेगा, 11 केवी का लगा रहेगा। ये ट्रांसफार्मर इस प्रकार से यूज किए जाते हैं वहां पे, और भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। केवी का मतलब समझ रहे हैं ना? तो समझने का प्रयास करना कि जो प्लांट जहां पे होते हैं वहां पर जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे पावर हाउस से घरों तक बिजली जो आती है, अब अपने गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्यों ट्रांसफार्मर ऐसा लगाया जाता है? क्योंकि हमारा उपकरण जो चाहिए उसको 220 वोल्टेज, कितना चाहिए उसको? 220 वोल्टेज, 11,000 का वोल्ट यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है और ये कन्वर्ट करके इसे डाउन में करती है। तो देखो हाई से लो, और यहाँ से जो जहाँ पावर बनती है वहां पे लो ऑलरेडी पहले से ही रहती है, ज्यादा नहीं रहती है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि करंट एकदम घटा देते हैं तो हमारा जो सर्किट होता है, अर्थात जो वायर रहता है, वो हीट नहीं होती है। नहीं तो एक बार घटा के देखिए वोल्टेज क्या होता है। मोटा मोटा वायर चापोगे फिर और मोटा मोटा, ये तो हालत खराब हो जाता है उतने में भाई, लगाने में देखते हो ना कितनी खर्चा आती है। कुछ कहानी इससे समझ में आ रहा है? क्या ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर? क्या कुछ जा रहा है अंदर? तो हेडिंग लिखवा दें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कि यहां तक समझ में आ गया सबको? स्टॉप लगा दें, स्टॉप लगा दें। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा अपने कॉपी पर। कल तक यहाँ समझाया गया था, आप लोग हेडिंग लगाइए स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। बाकी कोई समस्या तो पूछते रहना, आपका आंसर जरूर मिलेगा। सही है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? स्टॉप लगा दे, पक्का लगा दे। चलो ठीक।